हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। इस वीडियो हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चन देखेंगे जो मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो वैकेंसी थी, जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो था 1/2020 NRB। ठीक है, और यहाँ पे जो वैकेंसी थी जो मैकेनिकल की वो 13 वैकेंसी थी ओनली। ठीक है, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए। और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की कितनी थी, 6 वैकेंसी। ठीक है, दिख रहा होगा। क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा बढ़ा लेना, क्वालिटी अगर कम हो। ठीक है, तो सिविल के लिए 13 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे मतलब मैकेनिकल की 13 वैकेंसी थी यहाँ पे, तो उसके लिए हम बात करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग के टाइम जो स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेगी जो भी। ठीक है, तो एक साल की आपका सिलेक्शन जैसे हो जाता है तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 16,000 रुपये। ठीक है, सेकंड ईयर आप करोगे 10,500। सॉरी, ये है उसके लिए ITI के लिए। ठीक है, ये ITI के लिए। तो कैटेगरी 1 में आते हैं डिप्लोमा वाले, तो डिप्लोमा वालों के लिए 16,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में कितना है, 18,000। ठीक है, ये ITI वालों के लिए ITI। ठीक है, ये है 10,500। उसके बाद दूसरे साल के लिए 12,500। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी 1 की बात करूँगा मैं, डिप्लोमा मैकेनिकल की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क, मतलब 3 मार्क का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और 40 × 3 करेंगे तो हम 120 मार्क हमें मिलेंगे। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और ये डिप्लोमा BSc वालों के लिए कैटेगरी 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम भाई। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार्क में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे। ये कह रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस इन ए सिलेंडर इज। ये सोम का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है किसी पतले बेलन में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा हुप प्रतिबल का अनुपात होता है। ठीक है, तो कितना होता है भाई इसका अनुपात बताइए। तो ये होता है डबल। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। यहाँ पे जो बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, PD/2T। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है PD/2T। और हुप स्ट्रेस की बात करूँ मैं तो हुप स्ट्रेस होती है PD/4T। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लेना है आपको। ठीक है, देखो कैसे, PD/2T रेशियो नीचे करेंगे PD/4T तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, 40/PD। ठीक, कितना हो जाएगा, PD से PD करेगा, T से T कटेगा और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पतले सिलेंडर, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे सोम का क्वेश्चन है। इन 4 बार चैन मैकेनिज्म देयर आर 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर। इफ़ वन द लिंक इज़ फिक्स्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। L बराबर लिंक बराबर आपको 4 दे रखा है, लिंक 4 दे रखा है और जॉइंट दे रखा है आपको 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला याद कर लो, DOF। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। 3L-1 -2J-H। ठीक है, ये होता है, ये नंबर ऑफ हायर पेयर होता है, ये जॉइंट होते हैं और ये L होता है लिंक। तो 3, तो L कितना है हमारा, L 4 है। ठीक है, 4 में से अगर एक जाएगा तो इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, 3 हो गया, -2 इंटू J कितना है अपना जॉइंट, वो 4 है। तो 9 - 8 तो बराबर 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, A डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर L बराबर 4 है, जॉइंट बराबर 4 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपको बता दूँ, लिंक और जॉइंट में एक वो आता है क्वेश्चन। तो L बराबर कितना होता है, L बराबर 2P - 4 होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन, तो याद रखना है इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते रहे बनेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। देखिए, द कंट्रोल रॉड इन द कंट्रोल सिस्टम इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज। देखो बार्क में जा रहे हो आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बार्क। यहाँ पे जो बार्क है, ठीक है, बार्क की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है, ठीक है, बॉम्बे ट्राम्बे में है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए आपको रियलिटी में। ठीक है, आते हैं ये क्वेश्चन।
तो बाकी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द कंट्रोल रोड्स, इसका आंसर देखिए द कंट्रोल रोड्स द कंट्रोल सिस्टम न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज टू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा देखिए एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रिशन, कंट्रोल फ्यूल कंजप्शन एंड कंट्रोल टेम्परेचर। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो यूनिट आपको तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, यूनिट सबके पता होना चाहिए, तो यूनिट याद कर लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए। तो मॉडरेटर होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करता है बताइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला भाई, देखिए इसका आंसर होगा स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन ए गैस हीटेड चेंज टेक प्लेस। तो गैस को जब हीटेड करते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ऑल ऑफ एवरेज का आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको पूछे तो पीवी क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एन बार आर टी होता है। जो आर बार है यहाँ पे देखिए, आर बार है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एन बार आर टी। ठीक है, इसका वैल्यू भी बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलोजूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ठीक है, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन बार आर टी, याद रखना। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रियल गैस इक्वेशन, तो वो भी याद रखना। ठीक है, वो मैं इसको हटा के तब बताऊंगा। ठीक है, देखिए रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस इक्वेशन वो भी लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन, तो रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, याद रखना ये रियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, तो जो आर है ना यहाँ पे, ठीक है, आर क्या होगा आपको ही बताएगा, आर क्या होगा यहाँ पे। तो आर होता है यहाँ पे क्या भाई, आर बार, देखो आर बार अभी बताया था, रियल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आर होगा, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और एम है, कैपिटल एम है यहाँ पे, जो एम है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन जो निकलती है वो क्या होती है, आर इजकल टू आर बार बाई एम। ठीक है, जो पढ़ा होगा इसको पता होगा। ठीक है, तो आर बार इजकल टू निकलता है आर इंटू एम। ठीक है, ये इक्वेशन बनती है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, एक तरीके की रिवीजन क्लास है एक तरीके की। ठीक है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या है। और एक और इक्वेशन बनती है पी इजकल टू रो आर टी वाला, अगर डेंसिटी के रूप में देखा जाए तो। ठीक है, पता होगा आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बनते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 मॉलिक्यूलर ऑफ गैस कंसिस्ट। तो 1 मॉलिक्यूलर ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तैयार कर लेना। चलिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मीन बाय स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस, व्हाट इज़ द मीन बाय स्पेसिफिक सरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। ठीक है, सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है इसको क्वेश्चन को। स्पेसिफिक सरफेस का मतलब होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैचिंग के लिए आपको बोला है, तो मैचिंग कैसे करेंगे आप पता होगा मैचिंग के बारे में। तो देखिए डीरोमीटर है पहले। ठीक है, डीरोमीटर है, तो डीरोमीटर को क्या कौन नापेगा भाई, डीरोमीटर से होता है हार्डनेस ऑफ नॉन मेटलिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए बिंडल टेस्ट। बिंडल टेस्ट होता है वो क्या होगा भाई, उसका आंसर होगा डी, हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल। टॉर्जन टेस्ट होता है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो क्या होने वाला है, उसके बाद आ जाएगा इरिक्सन कपलिंग टेस्ट यहाँ पे, तो इसका होगा 4 का बी। ठीक है, 2B वेरीफाई। तो क्या आंसर होने वाला है, एक का सी हो गया, एक का सी
2 का डी हो गया, 3 का कितना हो जाएगा ए, तो क्या होना है 1 का सी, 2 का डी, ठीक है, 3 का ए, ओके। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूरे 50 क्वेश्चन है। सिरेमिक हैविंग न्यूक्लियर एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड एज, बताइए। सिरेमिक्स हैविंग न्यूक्लियर एप्लीकेशन कैन बी यूज। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट का, देखो एक तरीके का बार के आपको न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसमें होंगी, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेटर और कंट्रोल, ठीक है, दोनों होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर एप्लीकेशन, ठीक है, मॉडरेटर और कंट्रोल। तो सी आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए, और मॉडरेटर और कंट्रोल आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, पढ़ लेना एक बार ध्यान से, क्योंकि मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विच प्रोसेस यूज टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस फ्रॉम ए मेटल। अगर कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल इसमें आपको इंटरनल स्ट्रेस आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसमें अनिलिंग करेंगे, ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा अनिलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ लोगों की अगर मैं पूरा डिफाइन करूँगा अच्छे तरीके से तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन में ये देखते नहीं है ना लोग फिर वीडियो को, ठीक है, आप समझ रहे हो। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज़, बताइए। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर अगर हाई कर देते हो तो मटेरियल का, तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा उस पर, ये बताना है। तो क्या होगा यहाँ पे, लॉस ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है वो उसको लॉस हो जाती है, ठीक है। एक होती है एडेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एडेसिव तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। कोहेसिव क्या होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, वो स्ट्रेंथ होती है, जैसे देखो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, इसमें इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है, LWS लिखा है, लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या कह रहा है, बायोसेंसर्स आर यूज्ड इन, ठीक है, तो क्या होगा, मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। बायोसेंसर्स क्या होता है भाई, ठीक है, ये इसमें मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी, और पॉल्यूशन इसमें भी। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था तो इसमें मैंने करा रखा है आपको, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द मीन्ड बाई एटोमाइजेशन, ठीक है। एटोमाइजेशन का जो मीन्स होगा वो क्या होगा भाई, प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्रेटिंग मोल्टेन मेटल इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग स्मॉल पार्टिकल ऑफ मेटल इनटू मॉटल मास बाय वाटर, एक नन ऑफ दिस, ठीक है, 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, प्रोसेस ऑफ डिस्टिग्रेटिंग मोल्टेन मेटल इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय यूज द कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, एटोमाइजेशन का मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए। वीडियो को भाई लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन आपको टाइप करके, और इसकी फिर PDF भी आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। देखो PDF आपकी मिलेगी यहाँ पे, आप कम से कम मतलब 500 लाइक तो कर देना, ठीक है, 500 लाइक का टारगेट है इस पर, और शेयर कर देना तभी तो लाइक होगा, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, मतलब जहाँ तक है एग्ज़ाम से पहले मैं आपको दे दूँगा PDF, ठीक है, परेशान मत हुआ करो। और चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए क्या करें, इस इरिशन कम्प्लीटिंग टेस्ट इज़ यूज एज। तो कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं वो आपकी याद करने, हार्डनेस टेस्ट होता है, बिल्डिंग हार्डनेस टेस्ट होता है, तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, फॉर्मेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीन्ड बाई मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी क्या होता है भाई, बताइए क्या होगा, मेटल अंडर गोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तो टेंसिटी होता है, ठीक है, तन्यता होता है यहाँ मैलेबिलिटी,
मेटल कैन बी इनटू वायर, ठीक है। मेटल अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। जैसे मैलेबिलिटी का मतलब जैसे आपको पास ये वाला ये एक तरीके का ब्लॉक है, तो इसको आपने क्या किया, इसने आपको क्या किया, हथौड़ा मारा, ठीक है, हथौड़ा मार दिया तुमने इसमें, तो हथौड़ा मार के अब इसकी जो शेप हो जाएगी वो ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है, चादर की तरह। तो ये मेलेबल हो गया, मटेरियल मेलेबिलिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसको बोलेंगे मेलेबल मटेरियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, द वेल्डिंग प्रोसेस बाय मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज। तो भाई MIG वेल्डिंग आई है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी है, MIG, याद रखना TIG और MIG दोनों पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा मैं, जहाँ तक कोशिश करूँगा आपको बताने की। MIG वेल्डिंग, तो ये कह रहा है कि वेल्डिंग प्रोसेस बाई मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इज, तो क्या होगा, स्लोअर देन द वेल्डिंग प्रोसेस बाई टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो MIG वेल्डिंग क्या होगा इसका आंसर, ये तो नहीं होगा। फास्टर देन वेल्डिंग प्रोसेस टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, यही है इसका आंसर है, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, फास्टर देन वेल्डिंग प्रोसेस। देखो MIG वेल्डिंग होती है वो फास्टर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू TIG वेल्डिंग। अब TIG की फुल फॉर्म क्या होती है, TIG की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ पॉइंट जो भी बनते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ TIG वेल्डिंग के बारे में। देखिए सबसे पहले हम TIG वेल्डिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे TIG वेल्डिंग। TIG की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है। TIG का जो इनर्ट गैस होती है, वो इनर्ट गैस की हम बात करें तो कौन सी होती है, हीलियम गैस, ठीक है, और आर्गन गैस, हीलियम और आर्गन गैस यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड होता है TIG में, जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है, ठीक है, टंगस्टन का होता है, ठीक है, टंगस्टन का होता है। ये चीज़ हो गई। 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसको TIG वेल्डिंग को हम ये भी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है GTAW, ठीक है, ये याद रखना, ये आ जाए तो ये भी यही होता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। स्पीड कैसी होती है, इसकी स्पीड होती है भाई स्लो, ठीक है, स्लो इसकी स्पीड होती है। तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। और इसमें हम फिलर रॉड क्या करते हैं, फिलर रॉड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन रॉड हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होगा टंगस्टन का वो घिसेगा नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई क्लियर। इतने क्वेश्चन इनसे बनते हैं TIG वेल्डिंग से। अब हम देख लेते हैं MIG वेल्डिंग। देखिए भाई MIG वेल्डिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। MIG होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, METL, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। MIG होगी, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या है, वायर इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, वायर टाइप का होता है, वायर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, वायर टाइप का होता है। और होता है कंज्यूमेबल, ठीक है, CONSUMABLE, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, मतलब जो घिसता है यहाँ पे। और जहाँ पे जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी होती है, आर्गन प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे इनर्ट गैस यूज़ होगी वो आर्गन प्लस CO2 होगी, इनर्ट गैस याद रखना। CO2 को आर्गन होती है यहाँ पे भाई 75% होती है आर्गन, और यहाँ पे CO2 जो होती है वो होती है 20%, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बाकी इसका जो प्रोसेस होता है वो भाई फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू, वहाँ पे स्लो था TIG में, यहाँ पे फास्ट है, ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और बाकी फीड जो इसको दी जाती है, ठीक है, वायर को, इलेक्ट्रोड वायर को वो दी जाती है रोलर से। चलिए तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी और भी कुछ बनेंगे तो आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैरेज ऑफ सेंट्रल लेथ, बताइए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल लेथ की। तो सेंट्रल लेथ पे देखो टूल पोस्ट होता है, एप्रन भी होता है, कंपाउंड रेस्ट होती है सेंट्रल लेथ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, नॉट पार्ट, ठीक है, नॉट पार्ट। तो गियर बॉक्स कंट्रोल होता है, ये यहाँ पे इसका सेंट्रल लेथ का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ
combining two or more distinct polymer molecule is to form a new product with different characteristic is called as। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर डिस्टिंक्ट पॉलीमर, आपको देखो दो और दो से ज़्यादा आप पॉलीमर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हो, तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग बोलेंगे। ये तुम्हारा पाउडर मेटलर्जी से क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लेंडिंग बोलेंगे, पाउडर मेटलर्जी आप याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर के लिए क्या होगा भाई, कॉपर जिंक होगा या फिर निकल सिल्वर होगा, सिल्वर निकल या अलॉय। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका आंसर लेड और टिन। ठीक है, लेड और टिन अलॉय होता है, याद रखना सोल्डर के लिए। ठीक है, तो लेड और टिन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। बताइए, तो थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे 22, स्कॉच योक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कॉच योक मैकेनिज्म जो होता है, सोम का क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ टोम का है। ठीक है, टोम का थ्योरी ऑफ मशीन का। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म होता है वो किसका होगा, डबल स्लाइडर काइनेमेटिक चैन का होगा। ठीक है, याद कर लेना इसको, स्कॉच योक मैकेनिज्म होता है डबल स्लाइडर काइनेमेटिक मैकेनिज्म चैन। यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो कैम एंड फॉलोवर होता है वो कैसा होता है भाई, फोर्स क्लोज पेयर होता है, फिर अनक्लोज पेयर होता है, ओपन पेयर, ऑल ऑफ है। बताइए, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा फोर्स क्लोज पेयर भी होता है, अनक्लोज पेयर भी होता है, ओपन पेयर भी होता है और ऑल ऑफ फेवर होता है, और यहाँ पे हायर पेयर भी बनता है। ठीक है, हायर पेयर, कैम एंड फॉलोवर हायर पेयर भी बनाते हैं, मतलब पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं जहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं वो हायर पेयर होते हैं, और जहाँ पे मतलब सरफेस कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पे लोअर पेयर होता है। ठीक है, लोअर पेयर याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच पेयर आर कंसिडर्ड एज हायर पेयर। देखिए आगे क्वेश्चन, विच पेयर आर कंसिडर्ड एज हायर पेयर। तो हायर पेयर में व्हेन द ट्रांसमिटिंग मोशन टू लिंक हैव ए लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, व्हेन द ट्रांसमिटिंग मोशन टू लिंक हैव सरफेस कॉन्टैक्ट विद लाइन। ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट जो बनता है वो होता है लोअर पेयर, लोअर पेयर मैंने अभी बताया था। और हायर पेयर का भाई ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है। ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है, जैसे हम पेन से अगर कॉपी पे लिखते हैं तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो हायर पेयर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे, गियर होता है। ठीक है, क्या होता है, गियर। अगर गियर की बात करूँ मैं तो गियर देखिए ऐसे करके मान लो कि गियर मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे टाइप का गियर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बनेगा ना, दूसरा गियर यहाँ पे ऐसे टच करेगा मान लो। ठीक है, दूसरे गियर के जो टीथ होंगे यहाँ पे टच करेंगे या फिर दांते के ऊपर, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाएंगे। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपको पता है तो, जो पट्टा चालन होता है, ये कि मान लो ये ऐसे करके पट्टा है। ठीक है, इसके ऊपर ये पट्टा चालन होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो कौन सा पेयर बनाती है, ये वाली जो सरफेस है कौन सा पेयर बनाती है, ये बताना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा, ईएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर बनाती है ये बताना है आपको। ठीक है, हायर पेयर बनाएगी, लोअर पेयर बनाएगी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑपरेशन कैन करेक्ट होल लोकेशन साइज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द होल विच इज़ ऑलरेडी ड्रिल्ड इन द वर्क पीसेस। अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट है, ये थोड़ा गलत पढ़ लिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं, फिर से पढ़ ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विच ऑपरेशन कैन करेक्ट होल लोकेशन साइज अलाइनमेंट ऑफ ए होल विच इज़ ऑलरेडी ड्रिल्ड इन वर्क पीसेस। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर आपने कोई भी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस है, इस पर अगर आपने होल कर लिया है, एक बार होल कर लिया है, फिर अगेन इसमें क्या कर रहे हो, इसका अलाइनमेंट सही कर रहे हो, फिर दोबारा इसमें मतलब एक्यूरेसी इसकी सही कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे बोरिंग। ठीक है, बोरिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, मतलब साइज जो एक बार छेद हो गया है उसको एक बार से फिर से उसका साइज है उसको बढ़ाना। ठीक है, बोरिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए,
ए डिवाइस इन विच ए कंपोनेंट इज हेल्ड एंड लोकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड ए बुशेस आर इंटीग्रेटेड देन गाइड देन टूल इज कॉल्ड एज। बताइए, मतलब क्या रहा है कि एक कोई ऐसी डिवाइस है जो कंपोनेंट हेल्ड करता है, ठीक है, हेल्ड एंड लोकेटेड, मतलब होल्ड भी करता है, ठीक है, और लोकेट भी करता है, ठीक है, होल्ड भी करता है, लोकेट भी करता है। ऑपरेशन एंड बुशेस आर द इंटीग्रेटेड देन गाइड टूल इज कॉल्ड, टूल को होल्ड भी करता है, गाइड भी करता है, तो क्या होगा यहाँ पे जिग होगा, ठीक है। फिक्सचर क्या करता है, सिर्फ होल्ड करता है, ठीक है, नॉट गाइड, ठीक है, गाइड नहीं करता है, ये सिर्फ होल्ड करता है फिक्सचर, याद रखना। तो इसका आंसर होगा जिग, ठीक है, समझ में आ गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। जिग एंड फिक्सचर आर क्या होते हैं भाई, जिग एंड फिक्सचर आर क्या होते हैं, मशीनिंग टूल होते हैं, प्रेसिशन टूल होते हैं, बोथ ए एंड बी होते हैं, नन ऑफ है, बताइए। तो जिग एंड फिक्सचर होते हैं वो प्रेसिशन टूल होते हैं, ठीक है, प्रीसिशन टूल होते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, मतलब ईडीएम, जितनी भी जो इस टाइप की मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रास, कॉपर, ग्रेफाइट, ऑल ऑफ है, किसके लिए होगा, ईडीएम जो प्रोसेस होता है, ईडीएम होती है, वो किसके लिए होगा, बताइए। तो ब्रास के लिए भी होगा, कॉपर के लिए भी होगा, और ग्रेफाइट के लिए, और ऑल ऑफ है इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। तो ईडीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और बाकी क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होगा भाई, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे बताइए। एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट्स को बोलेंगे रेजिलेंस और स्टेन एनर्जी, दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बी आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो बात करूँ मैं, तो U बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E/V, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। तो द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल इज नॉन एज मॉडल ऑफ रेजिलेंस। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट पूछे, तो यहाँ पे रेजिलेंस होगा। वो अप टू इलास्टिक लिमिट अगर पूछ ले तो वहाँ पे होगा, क्या होगा, प्रूफ रेजिलेंस होगा, ठीक है, याद रखना, प्रूफ रेजिलेंस होगा। अब अगर प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए यूनिफॉर्म बार इज गिवन बाय, ठीक है, सीधा इस क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन AL/2E, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई इस टाइप के, ठीक है, याद रखना इसको। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, देखिए यहाँ देखिए क्या है, द ब्लेंडिंग फार्मूला इज गिवन एज, तो ब्लेंडिंग फार्मूला होता है, सॉरी बैंडिंग है, बैंडिंग फार्मूला का क्या होता है, M/I इजकल टू सिग्मा अपॉन बाई इजकल टू E/R, ठीक है, ये भी पता मुझे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ इसको, क्वेश्चन को देखो मैं बता रहा हूँ, रुको, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा सी M/I सिग्मा अपॉन E/R, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M/I इजकल टू सिग्मा अपॉन बाई इजकल टू E/R, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से सिग्मा की अगर वैल्यू निकालूँ मैं, तो M/I ये सबसे ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल में यूज़ होती है, ठीक है, याद रखना। एक तो ये हो गया। अब Z बराबर क्या होता है, एक Z बराबर I/बाई होता है, ठीक है। तो Z क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस होता है, Z बराबर I/बाई सेक्शन मॉडुलस हो गया। अगर आपको पूछ लिया जाता है पोलर मूवमेंट ऑफ एनर्जी अगर, तो J बराबर क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ एनर्जी I होता है I/x प्लस I/y, ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पोलर मॉडुलस की अगर बात कर ली जाए, ठीक है, पोलर मॉडुलस होता है J/R इजकल टू, मतलब J/R, ZP इजकल टू J/R होता है, याद रखना।
और आपको एक पूछ लिया था फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पूछ ली जाती है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पूछी जाती है तो ई इंटू आई होता है, ठीक है, ई इंटू आई होता है इसका फॉर्मूला। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया है तो के बराबर अंडर रूट में आई अपॉन ए होता है, ठीक है, आई अपॉन ए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी शाफ्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछ लिया है तो आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई, ठीक है, सॉरी बराबर होगा यहाँ पे, ये दोनों के लिए होता है, ठीक है। देखो शाफ्ट के लिए अगर पूछ लिया जाए, शाफ्ट है आपकी, तो यहाँ पे पाई डी 4 अपॉन कितना होता है 64 होता है, ये क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट के लिए पाई डी 4 अपॉन 64। अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पूछ लिया है शाफ्ट के लिए तो क्या होगा पाई डी 4 अपॉन 32, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बाकी अगर आपको पोलर मूवमेंट मॉडुलस पूछ लिया जाए, पोलर मॉडुलस, ठीक है, यहाँ पे लिख ले पोलर मॉडुलस पूछ लिया जाए तो पाई डी क्यू अपॉन 16। तो याद रखना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी 4 अपॉन 64, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ लिया है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी 4 अपॉन 32। और यहाँ पे क्या पूछ लिया पोलर मॉडुलस पूछ लिया है तो पाई डी क्या है पाई डी क्यू अपॉन 16, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो याद रखना इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से क्वेश्चन आ गया एक और इम्पॉर्टेंट। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, बल्क मॉडुलस के इज गिवन एज। तो ई बराबर क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए। 9 के जी अपन 3 के प्लस, ठीक है। तो ई बराबर क्या होता है भाई 9 के जी अपॉन 3 के प्लस जी। तो ये हो जाएगा डी आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। देखो ई बराबर होता है 2g 1 प्लस म्यू होता है। म्यू होता है क्या आपका, म्यू बताइए क्या होता है पॉइजन रेशियो, ठीक है। इसको 1/m से भी डिनोट करते हैं। दूसरा इक्वेशन होता है यहाँ पे ई बराबर होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा होगा ई बराबर 9 के जी अपॉन 3k प्लस जी, ठीक है। ये होते हैं इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूलर फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे ये पूछा है सबसे पहले कि यूलर फार्मूला होता है वो किसके लिए होता है। देखिए यहाँ पे देखिए यूलर फार्मूला एप्लीकेबल ओनली शॉर्ट कॉलम फॉर लॉन्ग कॉलम इफ स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन एंड क्रशिंग स्ट्रेस इज लेस देन बकलिंग स्ट्रेस एंड इफ क्रशिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बकलिंग स्ट्रेस। तो इसमें से आपकी इक्वेशन में बतानी कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए आपका ये यूलर फार्मूला है वो लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए तो होता है। उसके बाद देखिए इस स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन इसके बराबर, ठीक है। 5 इफ़ क्रशिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बकलिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये होगा। तो 2 3 5 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ लेवल थोड़ा अगर हार्ड करना चाहे तो उस तरीके के क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ये बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। डिफ्लेक्शन इफ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड। आपके पास एक बीम है उसके पास सेंट्रल पॉइंट लोड लगा हुआ है तो डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा इसमें से। तो डब्ल्यू की अपॉन 48 EI होगा, ठीक है, डब्ल्यू की अपॉन 48 EI। याद रखना इसको, डिफ्लेक्शन को आपको तैयार करके जाने सब। व्हाट इज स्कफिंग बताइए, व्हाट इज स्कफिंग। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ये होता है लुब्रिकेशन फेलर होता है। अगर मशीन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका लुब्रिकेशन अगर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा हीट जनरेशन होगा, ठीक है। 2 पार्ट मान लो यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ बीच में यहाँ पे लुब्रिकेशन होना चाहिए जिससे क्या है इसके बीच में घिसावट ना हो, ठीक है। तो अगर लुब्रिकेशन आप मान लो कि रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हीट जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, हीट जनरेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा ये पार्ट ख़राब हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लुब्रिकेशन ये स्कफिंग जो है ना वो लुब्रिकेशन फेलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो सबसे पहले होती है डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू होती है, ठीक है। और डायनामिक विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी बाई, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, आपको पता होगा। यहाँ पे जो इक्वेशन होती है, यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है इसकी यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी डायनामिक विस्कोसिटी की। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट होती है वो क्या होती है, क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्मॉल वी से करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूँ यहाँ पे। देखिए अगर टेम्परेचर आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। और गैस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं क्वेश्चन। और भी मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डेंसिटी के बारे में बता दूँ, ठीक है। डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी आपको पता होगा, डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और किलोग्राम पर मीटर की होता है इसका वो, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा यहाँ पे ml-3 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो डायमेंशन को जो डेंसिटी होती है वो 1000, वाटर के लिए 1000, ठीक है। उसके बाद Hg के लिए अगर बात करूँ मैं, Hg के लिए होता है 13600 होती है। और एयर की बात करूँ मैं 1.2 होती है। और डेंसिटी ऑफ अगर मैं बात करूँ ऑयल की, ठीक है, ऑयल की बात करूँ तो 700 से 800 के बीच में होती है डेंसिटी ऑफ ऑयल, मतलब जो कैरोसिन ऑयल होते हैं, पेट्रोल डीजल होती है, इतनी। अब यहाँ पे बात करूँ मैं, तो यहाँ पे बात करूँ मैं, जैसे मान लो कि सॉलिड के केस में, ठीक है, सॉलिड के केस में डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर डेंसिटी ऑफ यहाँ पे लिक्विड के केस में होती है, उससे कम होती है यहाँ पे गैस के केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए भाई, ये देखिए यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज़ द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैलकुलेटेड। तो रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है वो क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं COP, ठीक है। यहाँ देखना COP की बात करेंगे तो COP होती है डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, याद रखना। सुन लेना, अगर साफ ना मतलब लिख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, इसमें बोर्ड पे आपको बताया करूँगा अच्छी तरीके से, क्योंकि लिखना ही सबसे मतलब राइटिंग अच्छा होता है तभी अट्रैक्टिव होता है, ये मैं जानता हूँ। देखिए COP होगी डिज़ायर इफेक्ट ऑफ वर्क इनपुट। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर के लिए डिज़ायर इफेक्ट होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए डिज़ायर इफेक्ट होता है, वो रखते हैं हम Q2। और पंप के लिए, हीट पंप के लिए अगर डिज़ायर इफेक्ट रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे Q1, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना। COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, फुल फॉर्म होती है ये। COP होता क्या है, फार्मूला डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। उसके बाद जो रेफ्रिजरेटर के लिए जो डिज़ायर इफेक्ट रखेंगे वो Q2 रखेंगे, और हीट पंप के लिए डिज़ायर इफेक्ट रखेंगे वो Q1 रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं अगर रेफ्रिजरेटर की केस में बात करूँ तो COP होगा, ठीक है, COP होगा Q2 अपॉन W, क्योंकि डिज़ायर इफेक्ट अपॉन COP डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो Q2 अपॉन W हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। COP अगर यहीं पे बात करूँ तो यहाँ पे हम Q2 अपॉन W बात करेंगे तो Q1 माइनस Q2 होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लग के यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर के केस की बात करी है मैंने, ठीक है। अगर अब मैं पंप की बात करूँ मैं, ठीक है, हीट पंप की बात करूँ तो हीट पंप में मैंने डिज़ायर इफेक्ट क्या बताया था, Q1 बताया था। तो यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और Q1 अपॉन W ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हीट पंप के लिए Q1 अपॉन W हो जाएगा, तो Q1 अपॉन W क्या होता है, Q1 माइनस Q2, ठीक है, वर्ग ये होता है। अब एक और यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा अभी बताओ। रेफ्रिजरेटर की बात करिए तो इस केस में क्या हो जाएगा, COP रेफ्रिजरेटर के केस में Q2 अपॉन W, ठीक है, Q2 अपॉन, तो B इसका आंसर हो जाएगा Q2 अपॉन W, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और बात मैं करूँ, यहाँ पे एक फार्मूला और बनता है COP हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर, R फॉर रेफ्रिजरेटर, इज इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो बनेगा इससे। COP हीट पंप इजकल टू 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर इजकल 1 अपॉन इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, अगर आपको दो इक्वेशन में से कुछ भी दे दिए, मान लो कि आपको रेफ्रिजरेटर की इफिशिएंसी दे दी, मतलब COP दे दी, और इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको निकलवा रहा है, तो ये आप ये वाला जो इक्वेशन है, ये दोनों ये आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर हीट पंप की COP दे दी और रेफ्रिजरेटर की COP निकलवा रहा है, तो ये वाला इक्वेशन निकाल सकते हो आप। इस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब देखो दूसरा केस आ गया। देखिए दूसरे केस में क्या बात करें हम, यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ COP ऑफ हीट पंप। मैंने अभी बताया था COP हीट पंप के लिए अगर क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 करेंगे, या फिर Q1 अपॉन W, ये भी हो जाता है। तो हीट पंप के लिए क्या होगा, Q1 अपॉन W। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, Q1 अपॉन W हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 टन होता है 211 किलोजूल पर मिनट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी होता है, लेकिन ये होता है 3.5 किलोवाट होता है। ठीक है, 3.5 किलोवाट होता है, तो दो होते हैं। ठीक है, इसके आंसर। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं बात, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन COP। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन COP हीट पंप रेफ्रिजरेशन। तो COP हीट पंप बराबर निकालना है आपको। ठीक है, तो COP हीट पंप बराबर होता है COP रेफ्रिजरेटर। क्या हो जाएगा भाई, ये किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। है देखिए, COP अगर हीट पंप आपको निकालना है तो 1 प्लस COP रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप COP हीट पंप माइनस अगर करोगे COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई ये आई थिंक यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, COP हीट पंप माइनस COP रेफ्रिजरेटर टू 1। तो ये आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, C। ठीक है, हीट पंप इजकल टू ये, इस तरीके से भी पूछ लेता है, कैसे भी घुमा कर फरा के। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देखिए ये याद रखना, काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट पक्का आता है। P एब्सोल्यूट इजकल टू P ATM प्लस गेज। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इजकल टू ATM प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, ये होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ। तो बल्क मॉडुलस जो होता है, क्या रेशियो होता है इसका, देखिए तो इसका रेशियो क्या होने वाला है बताइए। बल्क मॉडुलस होता है, वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, यही होगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेन होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ लॉस ऑफ द एग्जिट पाइप, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा V² अपॉन 2G। ठीक है, V²/2G। बी इसका आंसर हो जाएगा लॉस, और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है बताइए, पता है किसी को। तो ये होता है 4FL V²/2GD। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्या होगा इसका आंसर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लैमिनार फ्लो इज गिवन एज। तो लैमिनार फ्लो के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो होगा 16/RE, मतलब 16/RE होता है। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। ये देखिए, यूलर डायमेंशन नंबर ऑफ रिलेटेड टू। तो यूलर डायमेंशन होती है, वो क्या होती है, तो ये होता है, देखिए आपका इनर्शिया फोर्स तो सब में होता है, और प्रेशर फोर्स हो जाएगा नीचे। ठीक है, ईपी इसका इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स दे रहा है, क्या आंसर होगा इसका, प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स।
देखिए इसमें दे तो रखा है इस तरीके से, एंड में दे रखा है, ठीक है, रेशियो नहीं दे रखा है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स होता है, ठीक है, यूलर डायमेंशन याद रखना। और आपसे अगर मैक नंबर पूछ लिया जाए, मैक नंबर क्या होता है, तो ये होता है भाई इनर्शिया फोर्स अपॉन यूलर फोर्स, सॉरी इलास्टिक फोर्स, ठीक है, इलास्टिक फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगल पंप हायर स्पेसिफिक स्पीड एंड देन अदर्स। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट मतलब एग्जामिनेशन में आया है, वो आता भी है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ हायर स्पेसिफिक स्पीड देन क्लोजर, बताइए। तो एक्सियल फ्लो होता है, इसकी मतलब स्पेसिफिक स्पीड होती है ज़्यादा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। देखिए विच ऑफ द पंप इज़ मोर सूटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू द डेवलप एट मॉडरेट डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब कह रहा है कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और डिस्चार्ज कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा भाई इसका, बताइए। इसका आंसर होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। देखिए दो पंप होते हैं, एक तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करूं मैं, ठीक है, दोनों इसकी बात कर ले रहा हूँ। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करूं तो इस केस में जो डिस्चार्ज होता है वो कम होता है, ठीक है, प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, इसमें डिस्चार्ज होता है ना, क्यों होता है, डिस्चार्ज वो ज़्यादा होता है और प्रेशर होता है यहाँ पे कम, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो जो क्वांटिटी निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी, याद रखना सेंट्रीफ्यूगल पंप में। और एक चीज़ अगर ज़्यादा है तो एक चीज़ कम है, ठीक है। ऐसी रेसिप्रोकेटिंग की बात करूँ मैं, रेसिप्रोकेटिंग की, तो उसमें क्वांटिटी होगी वो कम निकलेगी लेकिन प्रेशराइज ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है, याद रखना। चलिए तभी जो इंडस्ट्री में वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। पॉइजन रेशियो गिव एज रिलेशनशिप, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ अपॉन लैटरल स्ट्रेंथ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ हो गया अपॉन लैटरल स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए और इसके म्यू से डिनोट करते हैं और 1/m से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज है एप्लीकेशन फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज है एप्लीकेबल फॉर बिहेवियर परफेक्ट गैस के लिए, मतलब कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ भी होता है, चार्ल्स लॉ भी होता है, गेल्स लॉ भी होता है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो सारे लॉ होते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनरल गैस इक्वेशन। मैंने आपको बताया था एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जनरल गैस इक्वेशन होता है, एक रियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है, MRT हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रियल गैस इक्वेशन और बोलते हैं, रियल गैस इक्वेशन, P इक्वल टू MRT, ठीक है। और एक P इक्वल टू NRT होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, याद रखना दोनों इक्वेशन है। एंट्रोपी एज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो एंट्रोपी बाय टेम्परेचर पर करती है चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, बताइए भाई। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे लास्ट में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बेस्ड ऑन, तो क्या बताएंगे, ABCD जो भी आपका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप और भी कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली देखिए MRK स्टडी को ना आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, सिविल की सबकी जॉब नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी लोग, और जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे, जो भी जॉब आती रहती हैं, और एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है वहाँ पे मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे, मतलब वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लेना लास्ट में जाके, या प्लेलिस्ट में जाना, टॉप 100 और टॉप 200 में जाना, उस सेक्शन में, प्लेलिस्ट में सब सेक्शन बना के रखे हैं मैंने, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, वहाँ पे एक बार देखना, वहाँ पे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया। और
बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और जहाँ तक है कोशिश करो कि देखो मैं आपको वीडियो कम बनाता हूँ इसीलिए कि एक तो 200 वीडियो से ज़्यादा मतलब अपलोड हो चुके हैं और सब्सक्राइबर सिर्फ 5000 सब लगभग, ठीक है। समझा करो, मतलब थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़वाओ और शेयर करो, ठीक है। जो मतलब मेरे अपने हैं वो तो कम से कम हेल्प कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इतनी कोशिश कर दो। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक अच्छा कंटेंट ला के दूँगा अच्छी तरीके से। बाद में एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा मैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा अब। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत। अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना।